बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग को डिक्लेयर कर दिया है। मैच 16 रन पर पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से 240 रन की पार्टनरशिप हुई है पाकिस्तान के नायब कप्तान सऊद शकील और विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के दरमियान, उसने इस मैच को किसी हद तक जो है वो पाकिस्तान के हक में मुआफिक कर दिया है। इस मैच में क्या रहा, आज के मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी बैट्समैनों की शानदार बैटिंग ने बांग्लादेशी बॉलिंग लाइनअप को बेबस कर दिया। रिजवान और सऊद शकील की 240 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत कर दी। मोहम्मद रिजवान 171 रन बना के नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 447 रन पर डिक्लेयर कर दी। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान ने शानदार खेल पेश करके खुद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए असासा साबित कर दिया। उम्मीद है आने वाले मैचेस में मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। दूसरा 4 रोजा मैच में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 6 विकेटों पर 346 रन बना लिए। बाबर आजम को किसी को कुछ साबित और लीग में कप्तानी की कोई जरूरत नहीं। बाबर के पास इतनी क्वालिटी है कि वो पाकिस्तान के ऐसे बैटर बन सकते हैं जो आज तक पैदा नहीं हुआ। गौतम गंभीर। अफगानिस्तान ने साबिक भारतीय क्रिकेटर राम कृष्णन सुधीर को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर दिया। मिक्स मार्शल मुकाबलों में पाकिस्तानी खवातीन फाइटर्स ने धूम मचा दी। बानो भट्ट, ईमान अली मुखालिफ फाइटर्स को चारों शाने चित करके टाइटल्स जीत गईं। मैंने इस इवेंट के लिए 3 साल से ज्यादा मेहनत की है। मैं चाहती हूँ MMA और दीगर स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ईमान खान। और मैं चाहती हूँ कि मार्शल आर्ट्स में और दूसरे स्पोर्ट्स में भी खवातीन और मर्द सारे अपना नाम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और शौकत खानम KP के स्क्वॉश टूर्नामेंट अख्ताम पजीर फाइनल में भी सना बहादुर ने महानूर अली को 3-1 से शिकस्त दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और यहाँ पर आज पहले दिन के मैच में क्या रहा, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी टीम ने दूसरे दिन का आगाज 4 विकेटों के नुकसान पर 156 रन से किया। धूप निकली हुई थी, विकेट बैटिंग के लिए साजगार थी, तो रिजवान और सऊद शकील ने भरपूर फायदा उठाया। विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेले और मजमुआ आगे बढ़ाते रहे। रिजवान और सऊद शकील के दरमियान 240 रन की शानदार पार्टनरशिप ने जहां शायकीन क्रिकेट को महजूज किया, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ी परेशान दिखाई दिए। दोनों ने सेंचुरियां मुकम्मल की। खाने के वक्फे के बाद सऊद शकील 141 रन बनाकर स्टम्प्ड आउट हो गए। सऊद ने इस जबरदस्त इनिंग के दौरान 9 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान चाय के वक्फे के बाद भी मेहमान बॉलिंग लाइन को परेशान करते रहे। टेस्ट कैरियर में पहली बार रिजवान के नाम के आगे 150 से ज्यादा रन सजे। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 447 रन बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। 171 रन पर नॉट आउट रिजवान को डबल सेंचुरी बनाने का मौका नहीं मिला। रिजवान की इनिंग में 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 छक्कों की मदद से 24 गेंदों पर 29 रन बनाए। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन में मौजूद है और इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि पाकिस्तान अंडर 19 को उन्होंने लीड किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उस टीम की नुमाइंदगी की और उस टीम को उन्होंने लीड किया कि जिसमें बाबर आजम, हम्माद आजम, समी असलम, अहमद शहजाद जैसे प्लेयर, एहसान अली जैसे प्लेयर उनकी कप्तानी में पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले और उनके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को एक बड़ा ज़बरदस्त कप्तान मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हुआ कि जो भी जो है थोड़ा लाइमलाइट में आता है, क्योंकि पीछे सिफारिश नहीं होती, कोई बैक नहीं होती, तो फिर उसको किस तरह से जो है वो पीछे कर दिया जाता है, उसको लाइन में क्यू में सबसे पीछे कर दिया जाता है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल आज के हमारे ये गेस्ट मौजूद हैं। कल मैंने जो शो किया था उस शो में मेरे साथ मौजूद थे सईद आज़ाद साहब, जो पाकिस्तान डोमेस्टिक का बड़ा नाम है। उनके वालिद जो थे वो पाकिस्तान फिल्म
फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। पाकिस्तान अंडर 19 को इन्होंने लीड भी किया। लेकिन इनके जो वालिद थे वो जब जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के विलन की जब जब बात होगी, जहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी का जिक्र आएगा, जहाँ पे असलम परवेज़ का जिक्र आएगा, जहाँ पे इकबाल हसन जैसे विलन का जिक्र आएगा, वहाँ पे इनके वालिद के तस्करे के बगैर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ये विलन की जो बुक है ये मुकम्मल नहीं होगी। ज़बरदस्त विलन शाहनवाज घुम्मन साहब के साहबजादे अजीम घुम्मन हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। इनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इससे पहले कि हम अजीम के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इनके कैरियर की प्रोफाइल पे कि अजीम घुम्मन ने पाकिस्तान के लिए जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उसमें इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे ये इनकी परफॉर्मेंस है कि 110 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 5557 रन स्कोर किए अजीम घुम्मन ने। 199 इनका हाईएस्ट रहा। 23 सेंचुरियाँ और 23 निफ्ट सेंचुरियाँ और 10 सेंचुरियाँ जो है अजीम घुम्मन ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर की हैं। अजीम, ये था प्रोफाइल अजीम घुम्मन का जिनका 28 का एवरेज है और उन्होंने अपने कैरियर का जो आखिरी T20 मैच खेला था वो भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला था। तो अजीम, रावलपिंडी से तो आपकी बड़ी गहरी यादें वाबस्ता हैं। पहले इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, फिर ज़रा आपके कैरियर पे भी बात करेंगे। अब इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। पिंडी की इस पिच पे आप खेले में क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान ने सही इनिंग डिक्लेयर की है, सही फैसला था ये शान मसूद का? बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि सही फैसला था और थिंकिंग भी बड़ा फर्क दिख रही है। मतलब आई थिंक सो कि अंडर शान मसूद एक जो हम पिछले मुझे लगता है कि टाइम में लैक कर रहे थे काफी चीजें के, जैसे हम पूरी दिन भी खेल जाते थे और इकोनॉमी भी हमारा जो होता था या रन रेट जिसको आप कहते हैं 2.3, 2.4, 2.5 और अगले दिन आगे फिर एकदम भी आउट हो जाते थे, तो ना ज्यादा रन होते थे, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम कर देते थे। तो वो चीज दिख भी रही है। जिस तरह साइम को भी खिलाया जा रहा है, आपको पता है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से वो भी खेले, दूसरे भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, तो पाकिस्तान टीम भी मेरे हिसाब से उस तरफ जा रही है जिधर आजकल की क्रिकेट जा रही है। और शान मसूद आई थिंक सो इज अ राइट मैन फॉर द राइट जॉब और मेरे हिसाब से सही डिक्लेयर किया। क्योंकि अली भाई अगर आप देखें पिछले एक साल से जब से खास तौर पर टेस्ट चैंपियनशिप आई है, जीतना बहुत जरूरी हो गया है टीम को और उस वजह से डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा आम हो गई। अगर खास तौर पर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड तो बैटिंग करता ही एक दिन से ज्यादा बैटिंग ही नहीं कर रहा। तो ये चीजें जरूरी हैं जहां पे आपको रिजल्ट लाना। और आपको पता है पाकिस्तान की खास तौर पे कहीं भी ज्यादातर पिचेस जो हो, रावलपिंडी तो फिर थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देता है, बट उसके अलावा दूसरी जितनी भी पिचेस होती हैं उसमें आपको टाइम चाहिए होता है आउट करने के लिए। तो जितना जल्द से जल्द होगा वो होगा। इस पिच में बहरहाल ऐसा दिख रहा था कि शुरू में थोड़ा बहुत हेल्प दिख रही थी, तो इन अ वे अच्छी भी चीज है कि मतलब चौथी इनिंग पाकिस्तान की शायद ना हो। ठीक है। अच्छा, आपने काफ़ी क्रिकेट जो है वो शान के साथ खेली है, बलूचिस्तान से भी जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे आप, तो शान भी आपके साथ टीम का हिस्सा थे। बतौर कैप्टन आप किस तरह से देखते हैं शान मसूद के इस डिसीजन को? क्योंकि बहुत लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान 500 रन का एक लैंडमार्क एक पाकिस्तान क्रॉस कर लेता, 500 रन पाकिस्तान पहली इनिंग में स्कोर करता, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता, फिर साथ साथ रिजवान को 171 रन पर डिक्लेयर करना, वो डबल सेंचुरी की जानिब गामजन थे। ये आपको लगता है कि बोल्ड कोई डिसीजन है या आपको लगता है कि सही फैसला ये? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इस फैसले से एक चीज तो सामने दिखती है कि रिजल्ट की तरफ जाना चाह रहा है पाकिस्तान, और रिजल्ट के लिए फिर आपको इस तरह से डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर आप एक और भी चीज देखें कि शुरू का आपका दिन का पहले तो 2-3 घंटे जाया हो ही गए, तो टेक्निकली 4.5 दिन का मैच और हो सकता है, क्योंकि जब टीम के साथ आप होते हैं तो एक एक रिपोर्ट हो सकता है उनके जहन में हो कि आगे भी कोई वेदर प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई चीज हो। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही डिसीजन ले। शान के साथ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूं अभी भी, बल्कि गनी क्लास में हम लोग साथ ही हैं, उधर भी साथ ही खेलते हैं। तो एक पॉजिटिव सोच का आदमी है और आई एम प्रीटी श्योर कि उसने जो भी डिसीजन लिया है वो पाकिस्तान की जीतने के लिए और पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए लिया है। ठीक है। अच्छा, आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान में, अभी हम दिखा भी रहे थे माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड भी है और 199 आपका हाईएस्ट भी है। ये जो पिच बनी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, ये आपको क्या लगता है कि किसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए बनाई गई है? ऑस्ट्रेलियन अप्रोच के साथ बनाई गई है? कल सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि एक वाज़ेह तौर पर ऑस्ट्रेलियन अप्रोच नज़र आ रही है। टोनी हेमिंग जो चीफ क्यूरेटर हैं, जो रेड बॉल के कोच हैं, जैसन गिलेस्पी, तो एक वाज़ेह तौर पर अप्रोच ऑस्ट्रेलियन नजर आ रही है। इस पिच को जो सरफेस इसका ग्रीन रखा गया है, क्या पर्पस नजर आ रहा है आपको? ऑफ कोर्स ग्रीन सरफेस का पर्पस तो यही होता है कि रिजल्ट आए उसमें, बट अली भाई सेइंग दैट
जिस तरह से मुझे लग रहा था और जिस तरह से पाकिस्तान ने सोचा था 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, मुझे लग रहा था थोड़ा सा और मतलब मेरी उम्मीद से शायद और ज्यादा मुझे लग रहा था कि डेंजरस प्ले करेगा। उस तरह से मुश्किल प्ले नहीं हुआ है। इसमें 5 दिन के अंदर इसमें रिजल्ट लाना इसमें भी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप रीसेंट पास में जाए, पाकिस्तान में जब भी टेस्ट मैचेस हुए हैं तो रिजल्ट लाना एक बहुत मुश्किल काम हुआ है, बहुत ही मुश्किल काम हुआ है। सिर्फ इंग्लैंड लेके आई थी रिजल्ट, वो भी आपको पता है जिस तरह के एक ही दिन में उन्होंने 500 रन कर दिया और फिर 2-2 बार आउट किया। और ऑस्ट्रेलिया तो जब आई थी उन्होंने तो 3-3 नए बॉल जहन में रखे हुए थे कि 180 के बाद भी अगर आउट दोगे तो हम इस तरह से, तो एक वाजिब प्लानिंग दिखती है दूसरी टीमों की। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा लाइवली होना चाहिए था, क्योंकि जब कोकोबोरा का बॉल आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है और पाकिस्तान इज प्लेइंग विद द कोकोबोरा बॉल। ठीक है। अच्छा, बतौर ओपनर अगर आपसे मैं बात करूँ कि इस किस्म के पिच को देख के ओपनर के जहन पे क्या एक सोच आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बेहतर तो आप बताएंगे कि हम पिच से बांग्लादेश के बॉलर से शायद हमारे टॉप ऑर्डर आउट नहीं हुए, पिच से हमारे टॉप ऑर्डर आउट हुए जब भी हम 16 रन पे हमारी इब्तिदाई विकेटें गिर गई थी। बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। कंडीशंस तो जाहिर सी बात है मुश्किल होती हैं, आसान तो नहीं होती, फिर ऊपर से बारिश के फौरन बाद आगे मजीद मुश्किल हो जाती है। तो वो अर्ली ऑन तो ओपनर के लिए इजी नहीं होता। टेस्ट मैच का स्टार्ट इवन अगर आप प्योर बैटिंग पिच पे भी खेल ले तो नया बॉल तो नया बॉल ही होता है। बट ये तो फिर कंडीशन थी, इसमें आउट हो गए, ये चीजें होती हैं, बाबर आते ही के साथ ही आउट हो गए। तो मुश्किल तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत होती है। बट अगेन सेइंग दैट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन हो जो अंदर 10-15 ओवर 20 ओवर खेल जाता है तो उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो फिर पिच को उस हिसाब से एनालाइज करके उस हिसाब से खेल लेता है, जो कि हमने देखा भी। अगर आप देखें साइम अयूब बहुत ही अच्छी इनिंग खेले, लग नहीं रहा था ऐसे कि शायद वो खेलेंगे, ऐसा लग रहा था कि शायद हुरैरा खेलेंगे टेस्ट मैच। बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो साइम के साथ गए, क्योंकि एक साइम के साथ जाने में एक सोच दिखती है कि आप जीत की तरफ जा रहे हो, आप स्ट्राइक रेट का भी आप देख रहे हो, हर चीज है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो खेला और बहुत अच्छा खेला। ठीक है, चूंकि आप ओपनर हैं तो मैं इस प्राइम के पहले से जरा ओपनर्स के हवाले से बात करूंगा। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन है, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो थोड़ी जल्दी कर गए, थोड़ा बाहर का बॉल खेल गए? देखिए अली भाई, एज एन ओपनर या मिडिल ऑर्डर है, कहीं गलतियां होती हैं इंसान से, उनको भी पता होगा कि वो गलत बॉल पे गलत शॉट खेले, हर चीज है। बट अगेन सेइंग दैट ये तो लाइफ में चलती रहेगी, कोई पहली या आखिरी बार तो नहीं किया होगा, लर्न करते हैं। जहां तक अब्दुल्ला शफीक की बात की, आई थिंक सो ही इज अ टेरिफिक एंड ब्रिलियंट प्लेयर, बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं और एक हम्बल और एक बहुत अच्छा क्रिकेटर, जो कि मुझे लगता है जितना मैं भी पिछले 3-4 साल में कंटिन्यूसली डोमेस्टिक खेला हूं, एक सीखने की सलाहियत रखता है और बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अजीम घुम्मन से, और चूंकि खुद ये ओपनर है इसलिए हमने जरा ओपनर के हवाले से इनसे डी है। लेकिन जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि बाबर आजम इनकी कैप्टनसी में खेलें, पाकिस्तान के कई स्टार प्लेयर की कैप्टनसी में खेलें, और बाबर आजम के हवाले से अजीम घुम्मन की क्या सोच है और वो क्यों जो है वो मुसलसल टेस्ट मैचेस में नाकाम हो रहे हैं, ये डिस्कशन करेंगे। साथ साथ रिजवान की बैटिंग को भी डिस्कस करेंगे अजीम घुम्मन के साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान का फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन, पाकिस्तान के जबरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन अजीम घुम्मन से। और हम डिस्कशन कर रहे हैं इस टेस्ट मैच के हवाले से मोहम्मद रिजवान के, जिन्होंने इसी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले 115 रन की इनिंग खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और अब उन्होंने इसी ग्राउंड को अपने लिए लकी बनाते हुए 171 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। इस इनिंग के लिए मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ने एक ट्वीट किया है मोहम्मद रिजवान के लिए। क्या ट्वीट किया इस पर हम वो देखेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे अपने आज के गेस्ट के साथ। व्हाट एन unstoppable force Mohammad Rizwan has proven to be in the test match today. Congratulations to him for scoring 150 runs with the help of 9 fours and 3 sixes. He has surely proven himself to be an asset for test cricket in Pakistan. What a treat to watch. Hoping to see his performance elevate in the coming matches as well. He has surely made Pakistan cricket fans proud. ये था जनाब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का मैसेज, और जो जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने एक इनिंग खेली उसको उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सराहा है। अजीम, क्या कहेंगे इस इनिंग के हवाले से? एक मुश्किल सिचुएशन पर उन्होंने और सऊद शकील ने एक दूसरे को ज्वाइन किया और फिर 240 रन की पार्टनरशिप रही 5वें विकेट पर, और मोहम्मद रिजवान जिन पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, जिस तरह हुरैरा की बात हो रही थी, इस तरह ये कहा जा रहा था कि सरफराज को खेलना चाहिए। इतने मुश्किल हालात में आके और इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इस इनिंग को किस तरह से एनालाइज करेंगे? सबसे पहले तो जो भी बेचारा कप्तान है बड़ा मुसीबत में है कि दोनों में से खिलाएं किसको, रिजवान के या सैफी भाई को। दोनों ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग है अगर मुझसे आप पूछे। और
जितना मेरा कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, आपको नहीं समझ आती। बाज जगह आपके पास स्क्वाड में दोनों बहुत अच्छे स्पिनर्स होते हैं और खेलना किसी एक ने होता है, तो ये चीजें तो आती हैं। बट ऑफ कोर्स रिजवान और सैफी भाई दोनों ही बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं टेस्ट क्रिकेट के भी। रिजवान आपको पता है पाकिस्तान टीम से कंटिन्यूसली इस रीसेंट पास में पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, और नंबर 6 पे आके 170 और रन करना आराम से शो करता है कि नंबर 6 पे अगर कोई लड़का 170 आउट कर रहा है तो आपके पास बड़ा टोटल है, और जो कि उस पे वो कामयाब हुआ है और बहुत ही जबरदस्त खेला। और सऊद शकील की भी बहुत ही शानदार किस्म की इनिंग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सऊद शकील तो खैर जब से टेस्ट क्रिकेट खेले कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, मेरे ख्याल ही इज अमंग्स फास्टेस्ट रन, 11 टेस्ट मैचेस 20 इनिंग, 1000 रन, तेज तरीन रन किए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दोनों की इनिंग से बहुत फर्क आया होगा। इसी चीज को मद्देनजर देखते हुए अली भाई, मैं यही बात कर रहा था कि पहले दिन से लेकर दूसरे दिन में मुझे पिच में थोड़ा सा फर्क दिख रहा था, इसीलिए मुझे लगता है कि उसने डिक्लेयर किया कि वो ही इज गोइंग कि किसी तरह हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिले, जो कि सही भी किया है, क्योंकि ठीक है पर्सनल माइलस्टोन हो जाते हैं, 200 हो जाएगा किसी का ये हो जाएगा, बट आपकी वो जो टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग है उसमें आपको पॉइंट्स कुछ हासिल नहीं, वो तो तभी होंगे जब आप जीतने की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, और रिजवान की हम बात करें तो आपको लगता है कि रिजवान की ये जो इनिंग है ये अब फुल स्टॉप लगा जाएगी सरफराज के कैरियर पे? देखिए ये कभी भी किसी के भी कैरियर पे आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, बहुत बार पहले भी इसी तरह की बातें होती थी। सरफराज का टाइम नहीं है ना ज्यादा, क्योंकि अजीम अब सरफराज के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि सरफराज अब यकीन है इस टेस्ट मैच को खेलेंगे, रिजवान इस परफॉर्मेंस का अगला टेस्ट मैच भी यकीनी तौर पे खेलेंगे अगर उनकी फिटनेस रही है, और इसके बाद फिर आगे भी जो है उनको कैरी करेंगे। फिर पीछे विकेट कीपर आपके पास हैं, साद आपके साथ लाइन में लगा हुआ है, फिर हारिस भी पीछे से आ रहा है, फिर रोहिल नज़ीर भी है, तो और काफ़ी विकेट कीपर है जो जगह ले सकते हैं। अली भाई ये बात ठीक है, बट ये डिसीजन तो मतलब सैफी भाई को पता होगा। जहां तक आप मुझसे पूछेंगे, आई थिंक सो ही इज फिट इनफ। मैं लास्ट ईयर फैसलाबाद से फर्स्ट क्लास खेला एज अ गेस्ट प्लेयर, तो अगेंस्ट खेले तो सैफी भाई ने बहुत ज्यादा रन किए, तभी वो टेस्ट टीम में वापस आए। और जहां तक बात है उनकी फिटनेस की, हर चीज की, वो उधर ही है। और देखें, मुझे ऐसा लगता है गालिबन के एज अ विकेट कीपर आप नए इंडक्टी को, नए किसी भी प्लेयर को XYZ जो पीछे लग रहा है, आप वाइड बॉल पे पहले आजमा सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको प्योर कीपर चाहिए होगा। और जहां तक आपने चांसेस की बात की, तो अभी जैसे कि अनफॉर्चुनेटली रिजवान कीपिंग में आपको पता है क्रैम्प्स वगैरह आ गए, चले गए बाहर, सैफी भाई आएंगे कीपिंग, तो वो भी चांस है। चांस क्रिकेट में हर टाइम होता है, मौका आपको हर टाइम मिलता है। कोई भी आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग चीज, कैच पकड़ना, कैच छोड़ना, हर चीज काउंट होती है। आपको तो पता ही है, चीज में खास तौर पे पाकिस्तान में तो कैचेस भी बहुत वैल्यू करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से। और सेकंड विकेट कीपर तो मेरे ख्याल अभी मुझे जाती तौर पे अभी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5, 6, 7 मंथ्स यही दो दिखते हैं। ठीक है, और कैचेस पे तो लोग पूरी उनकी टेस्ट क्रिकेट शुरू हो जाती है, टेस्ट क्रिकेट खेल जाते हैं कि अच्छे कैच स्लिप के ऊपर ले रहे होते हैं। अजीम गुम्बा भी पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं, वैसे ये भी पार्ट टाइम विकेट कीपिंग कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल अजीम, आप थोड़ी बात करते हैं आपकी कैप्टनसी में खेले गए बाबर आजम के हवाले से। ये बाबर आजम हम देख रहे हैं कि T20 फॉर्मेट खेलते हैं तो उसमें इन पर क्या टैग लगता है कि थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पे इनको विकेट पर रुक के खेलने की ज़रूरत होती है, इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है, मुसलसल ये नाकाम हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इसकी वजह को क्या नज़र आ रही है? देखिए, वजह तो इसमें कोई ऐसा सच नहीं है। अभी भी बाबर के अर्ली ऑन आउट हो गया। देखिए अली भाई, जहां तक उसकी प्लेयर की अगर क्वेश्चन आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उस चीज पे उंगली उठा सकता है, मतलब स्किल वाइज अगर आप बात की जाए, और तभी वो उधर है। और टेस्ट में उसने शुरू का जो उसका करियर रहा है, तो टेस्ट में वो शुरू के मुझे नहीं लगता इतने बड़े शुरू में उसने कोई परफॉर्मेंस वगैरह की, बट फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता रहा, क्योंकि वनडे का तो वो था ही शानदार प्लेयर, आज भी शानदार है, हमेशा शानदार था। वाइड बॉल का तो वो जबरदस्त प्लेयर है। टेस्ट क्रिकेट में ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि जितना उसका नाम है, जिस लेवल का वो प्लेयर है, उसको इससे ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए। बट अगेन, जिस तरह का वो प्लेयर है, उसकी कोई ये नहीं है कि उसकी कोई पोजीशन किसी किस्म के खतरे में है। नहीं, मैं इसलिए आपसे सवाल किया कि आप उसके कैप्टन रहे हैं, ऑब्वियसली आप सीनियर प्लेयर हैं उनसे, आपको क्या नजर आ रहा है कि वो जल्दी कर रहे हैं, कोई मेंटल उनका कोई ब्लॉकेज है, या जितना उन पर क्रिटिसिज्म होता है उसको लेके वो शायद मैनेज नहीं कर पा रहे चीजों को? देखिए अली भाई, मैंने जैसे आपको बताया ना कि शानदार प्लेयर है वनडे क्रिकेट के, उसके पास बहुत किस्म के शॉट्स हैं। तो बाज औक़ात क्रिकेट में और खास तौर पे 4 डे या टेस्ट मैच में अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही शॉट्स होते हैं ना, तो वो भी खतरे का बायस होता है,
क्योंकि आपको ऐसा लगता है भाई मुझे तो हर शॉट मारना आता है, मैं तो हर शॉट मारता हूँ। तो ये चीज भी होती है। अगर आप सऊद शकील की इनिंग देखें, मैं इसकी वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि खेलता, वो भी T20 भी खेलता है, फ्रेंचाइज से भी खेला है, बट अगर आप नोट करें वो 2 शॉट्स पे बहुत ज्यादा रिलाय करता है, कवर्स पे और कट शॉट पे। तो 4-डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, मैंने तो इसमें ये देखा है कि जितना लिमिटेड आप अपने आप को कर देते हैं उतना आपका सक्सेसफुल चांस ज्यादा होता है। एटलीस्ट लिमिटेड आप अर्ली ऑन जो आप 15-20 ओवर खेलना उसमें अपने आप को लिमिटेड करते हैं शॉट्स, तो उसमें तो मुझे लगता है इधर थोड़ा सा शायद बाबर गलती कर रहा होगा कि जल्दी कर रहा है उस चीज पे, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ द बॉल्स प्रैक्टिस में उससे ज्यादा लिए हैं, उस चीज को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगली इनिंग में, अगले टेस्ट मैच में जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, ही इज गोना कम आउट और वो परफॉर्म करेगा। अब बाबर आजम की कप्तानी पे बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है कि कप्तानी का प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि अभी गौतम गंभीर ने भी कहा अगर वो कप्तानी छोड़ देते हैं तो ज्यादा बेहतर बैट्समैन बन के सामने आ सकते हैं, वो अपनी बैटिंग के ऊपर जो है वो फोकस करें। आप उनके कैप्टन रहे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आई मीन बाबर काफी हद तक कप्तानी कर चुका है, T20s वगैरह में भी हर चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बाबर को खुद भी मतलब इस चीज पे कि कप्तानी वगैरह ये खैर उसका अपना पर्सनल डिसीजन है, बट ये है कि अगर उससे नहीं हो पा रहा है और वो उसको अगर उसको लगता है कि उसके प्रेशर में है और उससे नहीं हो रहा, बट जहां तक अगर आप एज अ बैट्समैन बात करें, अगर वो कप्तानी कर रहा है तो बैट्समैन में तो उसके रन्स में, क्योंकि कप्तानी तो T20 की कर रहा है, राइट, T20 और 50 ओवर, तो उसमें तो उसके रन्स रुक नहीं रहे। तो कप्तानी अगर उसको, मुझे नहीं लग रहा कि उसके रन्सों को किसी तरह से रोक रहा है, बट अगर इतना कुछ हो चुका है कि अगर वर्ल्ड कप हो चुके हैं 2 और वो चीज क्लिक नहीं कर रही, पाकिस्तान उस चीज में कुछ अचीव नहीं कर रही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर छोड़ के एज अ प्लेयर भी खेले तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी कोई प्लेस ऐसी है कि कोई इनसिक्योर रहे हो। क्योंकि आपने बहुत कप्तानी किया, पाकिस्तान अंडर-19 को आपने लीड किया, हैदराबाद को आपने लीड किया, जहां जहां खेले वहां पे आपने लीड किया। बाबर आजम को बतौर कैप्टन अजीम घुम्मन की निगाह में किस तरह से हम जो है वो उसको देख सकते हैं? देखिए, कैप्टनसी ऐसी चीज है अली भाई, इवन मैं भी था जब मैं अंडर-19 का बना, फिर A टीम का बना, जब पाकिस्तान एकेडमी का बना, हर चीज का कैप्टन बना, तो मुझे लगता है आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हो, आप चीजें समझते हो, सीखते हो। मैं अंडर-19 की वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि शायद मैं इतनी नहीं करता था, बट जब एजाज अहमद हमारे कोच थे, मैं उनसे काफी कुछ सीख के कप्तानी की कुछ चीजें मैंने सीखी, और फिर एक ऑटोमेटिकली आप जब उस फील्ड में होते हो, वो जो आप डिसीजन बना रहे होते हो, नेक्स्ट टाइम आप उससे सीख रहे होते हो, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो यकीनन, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव होते हो। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि एज अ कैप्टन ग्राउंड के अंदर डिसीजन मेकिंग में, जब फील्डिंग खासतौर पे हो रही होती है, तो बाबर के उस तरह के डिसीजंस दिखे हैं, कोई आउटस्टैंडिंग डिसीजंस नहीं दिखे, कोई मतलब उसको इससे जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, क्योंकि मुझे लगता है जिस कैलिबर का वो बैट्समैन है, इस कैलिबर के बैट्समैन पाकिस्तान में आए नहीं। ये मेरी थिंकिंग है, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि इतना अच्छा बैट्समैन आए नहीं, बट वो चीज उसकी उस तरीके का कैलिबर उसकी कप्तानी के डिसीजंस में नहीं दिखता, तो उस चीज पे उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि अब 3-4 साल से कप्तानी कर रहे हैं, कप्तानी से बेहतर वो करनी चाहिए उसे। सही। अच्छा अजीम, आपको क्या लगता है कि जब शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया मुश्किल मौके पे, तो क्या बाबर आजम को कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? क्योंकि अगर वो शायद एक्सेप्ट नहीं करते, वर्ल्ड कप में बतौर प्लेयर खेलते, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती और बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती। अली भाई, ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी। ये एक्सेप्ट बाज़-औक़ात करना, एक्सेप्ट बाज़-औक़ात ना करना, ये दिखता है सामने से कुछ, बट बाज़-औक़ात आपकी अपनी चॉइस नहीं होती है। तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है, और बाज़-औक़ात छुड़वाना भी आपकी अपनी चॉइस नहीं होती है। बड़ी क्लियर सिंपल बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि जब बाबर को हटाया और जब शाहीन को बना ही दिया था, तो फिर एक सीरीज में आपको शाहीन का पता नहीं लग सकता कि वो अच्छा कप्तान है, बुरा कप्तान है, तो उसको फिर थोड़ा सा आप चलने देते। अब आपने एक ही सीरीज में उसको हटा के वापस बाबर को लाया, तो इसमें एक तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का ज्यादा कसूर है। एक तो आपने बीच में दोनों प्लेयरों के जहनों में बातें डाली इस तरह से कि यार ये हट गया, वो आ गया, और दूसरा इससे अचीव किसी को कुछ नहीं हुआ। इससे मैनेजमेंट को भी नुकसान हुआ, प्लेयर्स को भी नुकसान हुआ और टीम को भी नुकसान हुआ। तो आई मीन रिगार्डलेस कि कौन कप्तान है कौन नहीं, जो भी है उसको रन पूरा दो। अब आपने बना ही दिया था तो उसको पूरा रन देते। वो ऐसे तो नहीं बना था ना, आपने शाहीन को अगर बनाया था कप्तान तो ये सोच के बनाया था ना कि जी PSL वो 2 बार जीता हुआ, उसने कप्तानी की हुई है, तो एक सीरीज में ऐसा क्या हो गया कि उसको फौरन ही चेंज करना पड़ा।
तो ये चीजें भी थोड़ी सी सोचने वाली होती है। या तो उसको सीरीज में भी नहीं बनाते और बाबर कर रहा था, बाबर को करने देते, थ्रू आउट करने देते। ठीक, जो 12 ओवर सर्वाइव कर गए बांग्लादेशी ओपनर, ये कैसा साइन है? और फिर अब अगला टेस्ट मैच तीसरा दिन कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि आसान नहीं होगा ऐसा डिसीजन लाना। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अगर कल बांग्लादेश रिगार्डलेस कोई भी कितने भी रन कर लेती है, बट अगर कल बांग्लादेश पूरे दिन बैटिंग कर लेती है, चाहे भले 3 आउट हो या 8 आउट हो, रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलराइट, इस टेस्ट मैच को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ब्रेक लेंगे। जब वापस आएंगे तो जरा जो गलत हुआ इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अजीम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस से पाकिस्तान ने कोई कप्तान बनता और मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन क्या वजह रही कि ना सिर्फ कप्तानी से गए बल्कि इनका कैरियर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब कर दिया गया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे अजीम गुम्मन के कैरियर के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजीम गुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने आपको इनका फर्स्ट क्लास कैरियर प्रोफाइल दिखाया था कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 5000 से ज़ायद इनके रन हैं। अजीम, आपने पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो है वो टीमों में लीड किया आपने, क्या वजह समझते हैं कि हम सब समझ रहे थे पाकिस्तान को एक अच्छा कप्तान मिलने के लिए जा रहा है, आपसे गलती हुई है या क्रिकेट बोर्ड आपको सही तरीके से नर्चर नहीं कर सका? नहीं अली भाई, इसमें ये होता है कि गलती प्लेयर की होती है, कोई माने ना माने, एक्सपीरियंस आपको बताता है। डेफिनेटली मेरी अपनी भी कोताही होगी, बट उसमें कई जगह पे बोर्ड के भी कसूर होते हैं। मतलब किसी भी प्लेयर को मैं अपनी बात नहीं करता, आप एकदम उधर ले जाओ और ऊपर से लाके एकदम फेंको तो वो भी सही नहीं है। और हमारे यहाँ तो खैर रिवायत ही है, ये कहीं पे भी आप हो या तो कप्तान हो गया बाहर हो गए। तो हमारे साथ तो खैर ऐसा हुआ कि हम तो ए टीम के कप्तान थे, जब वापस आए तो डोमेस्टिक से भी किक मार दी गई। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। और फिर अनफॉर्चुनेटली मैं एक और चीज बोलूंगा, जो मैंने नोट किया और जो मैंने सीखा है लाइफ में और क्रिकेट से, कि कप्तानी में चाहते ना चाहते आप बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे राइवल्स बना लेते विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी थी, भाई 2 अच्छे स्पिनर हैं, खिलाना है, एक कंडीशन एक को खिलाने की है। आप एक को खिला दोगे, दूसरा या दूसरे के इर्द गिर्द लोग या उसके इर्द गिर्द जो माहौल होगा उनको लगेगा यार ये मेरे अगेंस्ट है। वो अगेंस्ट नहीं होता, वो बात ये कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो उससे भी बड़ा फर्क होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई भी कप्तानी की तरफ जा रहा होता है तो उस पे थोड़ी सी छुरी मारने की कोशिश की जाती है। बहुत से, मैं अपनी मिसाल नहीं देता, बहुत से बहुत सारी ऐसी मिसाल है। उमर अमीन एक बड़ी मिसाल है। उमर अमीन बड़ा अच्छा कर रहा था, जैसे कप्तानी की लाइन में आया तो उसको भी साइड कर दिया गया। इसीलिए अब मुझे बजाय अब जो अब का सिस्टम चल रहा है 3-4 साल से, मुझे इसमें चेंजेस दिखती है। इसमें किसी को भी रन दे रहे हैं तो अच्छा रन दे रहे हैं, चाहे वो जूनियर सतह पे दे रहे हैं, चाहे वो ए टीम में दे रहे हैं, या चाहे वो शाहीज में दे रहे हैं या पाकिस्तान टीम में दे रहे हैं। अच्छा अजीम, आपने आपकी जो कप्तानी की मुझे जो सबसे खास बात लगती है वो ये लगती है कि आपने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान के 2 बहुत ही महान खिलाड़ियों को हैंडल किया, उमर अकमल और अहमद शहजाद। लोग कहते हैं इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। अजीम गुम्मन जैसे नौजवान कप्तान के लिए कितना मुश्किल था इनको हैंडल करना या कितना आसान था? यार मेरे साथ तो दोनों ही ठीक थे। मुझे तो कोई इतना, या आप दोनों के साथ ठीक थे? नहीं यार, मेरा काम सिर्फ ग्राउंड पे होता था उनके साथ। एज सच कोई वो नहीं था, क्योंकि मैं ज्यादातर मतलब कोच के साथ ज्यादा मेरा होता था इंटरेक्शन, या टीम बनाने में या प्लान करने में। थोड़ा से मेरे कोच ने मुझे एक चीज बोली थी और मेरे ख्याल है कि मेरे वो काम भी आई। उस टाइम तो छोटा था, इतने मेरे समझ नहीं आती थी, तो इजाज भाई मुझे एक चीज बोलते थे कि दोस्तियां जरूरी होती है, बट ये इनसे अंदर आपने काम लेना है तो थोड़ा सा एक चीज का वो फासला, क्योंकि आप मैनेजमेंट में आते हो, तो वो मेरे काम आई चीज, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, देखिए मुझे इन लोगों की पर्सनल लाइफ से, किसी की भी पर्सनल लाइफ से कोई वो नहीं है। दोनों, मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने हमेशा बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जितने टैलेंटेड प्लेयर थे पाकिस्तान में, इतने टैलेंटेड प्लेयर कोई भी नहीं था। ठीक है, अजीम का जो नाम एक लाइमलाइट में आया था, आज थोड़ा सा अजीम का नाम जो है वो पीछे हो गया। इसका कसूरवार आप किसको समझते हैं? अपनी परफॉर्मेंस को आप समझते हैं, या आपको सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं दिया गया, या आपका ताल्लुक एक हैदराबाद से कि वहाँ से ज़्यादा क्रिकेटर आते नहीं हैं, वहाँ से वह फैसल अतर के, शर्जील खान के, या भी दानियाल राजपूत सुलेमान जैसे प्लेयर आए, नौमान जैसे प्लेयर आए, नौमान अली जैसे प्लेयर आए, तो आपको ये वजह लगती है अगर आपका ताल्लुक कराची या लाहौर से होता या सियालकोट से होता शायद आप ज़्यादा क्रिकेट खेल जाते? अली भाई इस बात पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा। नो डाउट छोटे शहर का फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बट मैं समझता हूँ एज अ प्लेयर कि मेरी अपना भी कसूर है कि जब मुझे अगर कर ही दिया था ए टीम से, उस टीम से बाहर, जो कि नहीं, उस टाइम मेरे को नहीं लगता था कि करना चाहिए था, क्योंकि एज अ कप्तान, एज अ प्लेयर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि किया तो क्यों किया बाहर। बहरहाल मुझे फिर डोमेस्टिक में आके जिस तरह ये हमारे सीनियर प्लेयर्स करते हैं कि उस तरह से बड़ा परफॉर्म करना चाहिए था। मैंने परफॉर्म किया, उस तरह से बड़ा परफॉर्म नहीं किया कि मैं वापस से, क्योंकि मेरा इस ताल्लुक एक छोटे शहर से था, मुझे किसी भी दूसरे लड़के से ज्यादा ही परफॉर्म करना था तो वापस जाना था। जिस तरह के मैं अंडर 19 में गया था, अगर मैं अंडर 19 में गया था तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 326 नॉट आउट किया था, मेरे फर्स्ट क्लास में 500 थे, मैं पाकिस्तान ए का टूर किया हुआ था, तो मैं अंडर 19 का कैप्टन बना था। तो इसी तरह की चीज मुझे वापस से करनी थी। मुझे ऐसा लगता है मैं शायद भूल गया कि यार मैं बड़े छोटे शहर से ताल्लुक रखता हूँ और मुझे वापस से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही करनी पड़ेगी वापस जाने के लिए। जब मुझे ए टीम से या अंडर 19 टीम से या डायरेक्ट उस टीम से डोमेस्टिक से भी निकाल सकते हैं, तो मुझे उस टाइम सिग्नल मिल जाना चाहिए था कि यार अब मुझे एक आधा 100 से काम नहीं चलना, यहाँ पे 3-400 करने हैं तो वापस कम बैक होना है या वापस जगह बनानी है। अब आखिरी तो सवाल है, अपना भी कसूर है, बट एट द सेम टाइम बोर्ड का भी कसूर है। ठीक है, बोर्ड का भी। आखिरी मेरा सवाल है कि अब अजीम गुम्मन का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या माशाल्लाह गुड लुकिंग भी हैं, आपके वालिद बड़े ज़बरदस्त विलन थे, जितना भी जिक्र करूँगा मैं शाहनवाज गुम्मन साहब, क्या एक्टिंग की तरफ आने का प्लान है, मॉडलिंग की तरफ जा रहे हैं, बोलते आप अच्छे हैं, कमेंट्री की तरफ आएंगे, क्रिकेटर आप बड़े अच्छे रहे तो कोचिंग की तरफ आएंगे? सोचा क्या अजीम गुम्मन ने कि क्या करना है, क्रिकेट को कंटिन्यू करेंगे, कमबैक के लिए सोच रहे हैं? अली भाई, मॉडलिंग एक्टिंग तो साइड ही करते, वो मेरे बस की चीज नहीं है। एक ही चीज आती है, क्रिकेट। उसी से वाबस्ता इंशाल्लाह पूरी जिंदगी रहेंगे। अभी तो करंटली खेल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ, सारे फिटनेस टेस्ट पास करता हूँ, हर चीज है। यकीनन अभी आपको पता है गनी क्लास से डिपार्टमेंट तो खेलूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इरादा है पूरा फर्स्ट क्लास सीजन जो है वो भी खेलूंगा। जहां तक फ्यूचर की बात है, अपने प्लान्स जरूर किए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर अपनी एजुकेशन इंग्लैंड से कंप्लीट किया, अपना मास्टर्स। तो वो भी मेरा एक शौक था, जो कि क्योंकि मैं पढ़ने में तो अच्छा था बट क्रिकेट की वजह से टाइम नहीं मिल सका, तो वो मैंने इस चीज को कंप्लीट किया है। उसके अलावा दीगर प्लान है, बट रहूंगा मैं इंशाल्लाह ताला क्रिकेट में। अभी तो खैर, अभी का अगर आप पूछते तो अगले 2-3 साल तो मेरा सिर्फ और सिर्फ खेलने का इरादा है, और उसके बाद भी मैं जो इरादा रखता हूँ, आई एम कीपिंग माई प्लान्स ओपन। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या अमेरिका में, हर जगह के लिए मैं प्लान ओपन रख रहा हूँ और रहूंगा क्रिकेट से ही। क्रिकेट से दूर नहीं होगा, क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। अजीम गुम्मन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन। और जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स एक खेलों का गुलदस्ता है, जिसमें ना सिर्फ हम क्रिकेट को कवर करते हैं बल्कि बाकी दूसरे खेलों को भी गाय बगाए हम कवर करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी साथ साथ अपने शो का हिस्सा बनाएं। और हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर में खेली जा रही है मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है, कि जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी जो मार्शल आर्ट है के माहिर हैं, जो मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं, वो अपने कारकर्दगी के जौहर दिखा रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो इंडिया की टीम आई है उसको भी उन्होंने शिकस्त से 2-4 किया और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया, कि जिसको इंडिया के जो मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं उन्होंने, उनके साथ आए हुए सपोर्टिंग स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सराहा। पाकिस्तान की बानो भट्ट ने इस हवाले से गोल्ड मेडल भी यहाँ पर अपने नाम किया और उन्होंने चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की है। लेकिन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए इस वक्त लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद हैं, इमरान लतीफ़, कि जिनसे हम जानेंगे और उनसे हम उनकी इस पैकेज में हम देखेंगे कि किस तरह से इस इवेंट में जो है वो मुकाबले हुए। तो आइए ज़रा देखते हैं इस मिक्स मार्शल आर्ट के हवाले से एक ज़बरदस्त सा पैकेज। लाहौर में होने वाली पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। चैंपियनशिप में कौमी खवातीन फाइटर्स का खेल लाजवाब रहा। बानो भट्ट और ईमान खान के सामने कोई हरीफ टिक न सका। जूनियर कैटेगरी के फाइनल में बानो भट्ट ने काजिकिस्तान की फाइटर पर ऐसा जारहाना अटैक किया कि इसे संभलने का मौका न मिला। सीनियर कैटेगरी के फाइनल में ईमान खान ने काजिकिस्तान की फाइटर को नॉकआउट करके गोल्ड मेडल जीत लिया। बैंटम वेट में पाकिस्तान की बुशरा अहमद ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल मैंने जीता है। बानो ने ऑब्वियसली भी जीता है, तो कंग्रेचुलेशंस टू हर। और मैं चाहती हूँ कि मार्शल आर्ट्स में और दूसरे स्पोर्ट्स में भी ख़वातीन और मर्द सारे अपना नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं प्रूव कर सकी पाकिस्तान में कि मैं पाकिस्तान में अनडिफिटेड हूँ और अब मैं एशिया में भी नंबर 1 हूँ। मेरे कोच ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। अगर ये मुझे ना सिखाते, ना मेहनत करवाते तो आज मैं इस लेवल पर ना होती।
मर्दों के फाइनल में पाकिस्तानी शहाब खान, जिशान अकबर और अब्दुल मनान ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में सिल्वर मेडल हासिल किए। सिल्वर और गोल्ड लास्ट में एक छोटी सी अप्रिशिएशन होती है एज अ फाइटर की। बाकी ये कि हमारा काम है गेम करना और गोल्ड सिल्वर से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड मिले सिल्वर मिले या कोई मेडल ना मिले, क्योंकि हमारा काम है गेम करना और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम अजहर अली ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एशियन चैंपियनशिप में 23 ममालिक के 180 खिलाड़ियों ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आपने मार्शल आर्ट के हवाले से पैकेज देखा कि किस तरह से पाकिस्तान है कि मार्शल आर्ट के जो फाइटर्स हैं उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। बानो भट्ट ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की, तो कांग्रेचुलेशन टू बानो भट्ट और दूसरे जो मार्शल आर्ट के प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया। इस हफ्ते की हमारी आखिरी एपिसोड थी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा इस हफ्ते के एपिसोड पसंद आएंगी। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।